दोस्तों, एक कहावत है कि अगर राजा बहरा हो तो प्रजा को चिल्लाना पड़ता है, अगर न्याय न मिले तो आंदोलन को जगाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम लगातार मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा फिर से वही पूरे भारत में खड़ा हुआ है। काकरोच जनता पार्टी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत होती है और कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ा शोला बनकर उभरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे विश्व पटल पर छा गया और कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि अब भारत में भी जेनजी आंदोलन खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका लगाया सभी जगहों पर आंदोलन खड़ा हुआ और जेनजी कर क्या सकते हैं ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी कड़ी में आज हम एक नई परिचर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. पांडे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दालमंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष फारूक खान। वकील साहब, जेनजी एक नया शब्द निकल के आया, लेकिन जेनजी कर क्या सकते हैं ये हमने बांग्लादेश में देखा, जेनजी कर क्या सकते हैं ये हमने नेपाल में देखा, हमने श्रीलंका में देखा। क्या माना जाए कि अब अगला नंबर भारत का भी है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है जेनजी के द्वारा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, आपने जिन देशों का नाम लिया उनके यहाँ का लोकतंत्र भारत के जैसा लोकतंत्र नहीं है, ये सबको पता है। हमारा देश पूरे दुनिया में लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाता है। जी, आपने जिन देशों का नाम लिया वो हमारे पड़ोसी देश हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दक्षिण एशियाई देशों में, यहाँ तक चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब आप जोड़ लीजिए, तो पूरे दुनिया में मेरा जो देश है भारत, वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आंदोलन बांग्लादेश और नेपाल में सफलता के परचम गाड़ चुके हैं युवाओं के द्वारा, अगर वैसा आंदोलन हमारे देश में हो गया तो उससे भी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति हो जाएगी और युवा पता नहीं क्या कर देंगे, ये तो कल्पनाओं के परे है। दूसरी बात, आज तक जब से ये भाजपा की सरकार है और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, युवाओं का ऐसा आंदोलन इतिहास में नहीं मिला जैसा स्वतः स्फूर्त आंदोलन युवाओं द्वारा जंतर मंतर पर आज इतने दिनों से हो रहा है। इसके पहले एक आंदोलन हुआ था, उसके अगुवा अन्ना हजारे थे, वो भी आंदोलन बहुत विस्फोटक हुआ था और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अन्ना हजारे के बाद एक आंदोलन देश के किसानों ने किया, जो कि कई दिन तक दिल्ली के सारे रास्ते जाम रहे। वो किसानों ने भी सरकार को झुका दिया और सरकार अंत में घुटने के बल किसानों से बात करने आ गई। उसको पता चल गया कि देश के किसान कितने पावरफुल हैं। सरकार पहले गफलत में थी। उसी प्रकार से जैसे सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए, उससे ज़्यादा घुटने इन युवाओं के आगे सरकार को टेकने पड़ेंगे, क्योंकि युवाओं की मांग 101% जायज़ है। युवा मांग क्या कर रहे हैं? युवा ये मांग कर रहे हैं कि एक नीट जैसी प्रतिष्ठाप्रद परीक्षा जिसमें भयंकर घोटाला हुआ, स्पष्ट रूप से घोटाला हुआ, इस सरकार के शासनकाल में हर जगह घोटाले हो रहे हैं। युवाओं के साथ घोटाले, किसान का आंदोलन आप देख ही चुके, किसानों को भी आंदोलन की राह लेनी पड़ी। किसानों के आंदोलन के समय तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन ये आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त इतना तेज चल रहा है और सरकार इसे हर प्रकार से दबाने की कोशिश कर रही है। किसानों के आंदोलन को भी सरकार ने दबाना चाहा था, लेकिन किसान और उभर के आ गए। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये युवा भी और उभर के आ जाएंगे, क्योंकि ये देश के युवा हैं और देश के युवा, और उल्टा कर दीजिए युवा का तो हो जाता है शब्द वायु। युवा का आप उल्टा करेंगे तो वायु होगा। तो वायु और युवा को आज तक कोई भी सरकार न तो रोक पाई है और न तो रोक सकती है। लेकिन एक चीज हम ये भी, हमारे पास जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि जो ये आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था, कहीं न कहीं अपने रास्ते से विमुख हो गया है और थोड़ा सा ही सही लेकिन हाईजेक हो चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा समझ में आ रहा है। सरकार से जुड़े लोग कह रहे हैं और भी कई लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन में कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो चाहते हैं कि सरकार गिर जाए, सरकार को गिराना चाहते हैं।
कुछ ऐसे लोग, यानी कहीं न कहीं एक लाइन की अगर बात कहा जाए तो ये आंदोलन हाईजेक होके अपने मूल रास्ते से भटक गया है, ऐसा आपको लगता है क्या? ये देखिए, ये सरकार की पूरी कारस्तानी है। आंदोलन में जो गुंडे घुसे हैं वो सरकारी गुंडे हैं। मैंने खुद कई टीवी चैनलों पे देखा कि ट्रक में भरकर ईंटें लाए गए हैं। ट्रक में भरकर दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में एक ट्रक ईंटा कैसे कोई ला सकता है भाई? और वहीं पे लड़कों ने दिखाया, वहीं पे सारी चीजें दिखाई, वहीं पे बोतलें दिखाई। ये कैसे आ गए? ये सरकार के गुंडे हैं। और ये इनकी जब जांच हो जाएगी, अगर गुंडे कोई पकड़े जाते, उनकी आप कुंडली निकालिए तो कहीं ना कहीं से गहरी जांच में भाजपा आरएसएस के आदमी निकलेंगे। आज भी एक भी गुंडा नहीं पकड़ा गया। ये गुंडे छात्र तो गुंडा नहीं ला सकता, इतना तो सबको मालूम है। ये शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, देश के युवाओं का आंदोलन है। और देश के युवाओं में बड़े बड़े गुंडे 40 साल 45 साल के कैसे आ गए मुस्टंडे? ये भाजपा के ही आदमी है। सरकार ही इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार से सरकार किसानों के आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। सरकार को यह नहीं मानना चाहिए कि जो युवा मांग कर रहे हैं परीक्षा में धांधली है। अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो क्या बड़ा हो जाएगा? परीक्षा में धांधली तो हुई है। आपने दोबारा परीक्षा कराया, आपके रहते, आप जो कह रहे थे निष्पक्ष सरकार, अमृत काल, रामराज में परीक्षा में धांधली होती है? आज तक किस सरकार के शासन में परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली हुई थी? कल को आप आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में भी सब नेताओं के आदमी वहां भी धांधली करेंगे। चुनाव होगा वहां चुनाव आयोग के जरिए धांधली करेंगे। राम मंदिर में जहां चंदा जमा होगा वहां धांधली करेंगे। और जब तक नहीं चुप रहेंगे, जब तक अखिलेश यादव उस मुद्दे को नहीं उभारेंगे। आप तो हर मामले को दबाने के आदी हैं भाई। आप निष्पक्ष परीक्षा करा दीजिए, निष्पक्ष उस परीक्षा की जांच करा दीजिए, और एक भी आप परीक्षा के दोषी को पकड़ के दिखा दीजिए। आप तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप शुरू से कहते हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। आज तक आपने कितने दोषी पकड़े हैं? आप ये कहिए कि जो भी दोषी होगा उसको किसी भी तरीके से फंसने नहीं दिया जाएगा। इसका ताजा उदाहरण राम मंदिर है, जहां आपने अभी तक नीचे के लोगों को पकड़ा है, जो काउंटिंग करने वाले थे, जो ये हो वो उसी तरीके से बात हुई कि बड़ा घोटाला हो गया तो नीचे के चपरासी और बाबू पकड़े जा रहे हैं। ये जनता आपको अच्छे में बताएगी। हमें तो ऐसा लगता है, जैसा मैं बनारस और प्रदेश का माहौल देख रहा हूं, कि 2027 में फरवरी में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में जनता इस सरकार के ऊपर बुलडोजर चला देगी। कोई कितना भी बड़ा आरोपी हो उसे फंसने नहीं दिया जाएगा, वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिया जाएगा। एक चीज और हम जानना चाहेंगे आपसे। एक कहावत लोगों के मुंह से मैं जो सुनता हूं वो मैं आपके सामने सवालों को रखता हूं। लोगों का ऐसा कहना है कि वर्तमान जो सरकार है ध्यान भटकाने में बड़ी माहिर है। अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी मामले से ध्यान हटाने के लिए एक नए मामले को गढ़ दिया जाता है और ये जनता के चर्चा में चल रहा है। क्या ये भी माना जाए कि राम मंदिर प्रकरण से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मामले को थोड़ा सा उबाला गया? अन्यथा एक छोटा सा इस्तीफे की ही तो मांग थी, इस्तीफा दे देते, मामला वहीं खत्म हो जाता। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने इस मामले को जानबूझकर उबाला है ताकि अयोध्या से ध्यान हटाना है। देखिए, देश की जनता बहुत होशियार है। ये हमारे भारत की जनता की होशियारी की तारीफ पूरे विश्व में होती है और आप ध्यान भटका नहीं सकते। ये आपकी गफलत हो सकती है या आप धोखे में रहें। और जितनी बात आपने कही, मैं उसका एक संक्षेप में जवाब एक ही लाइन में देना चाहता हूँ। ये सरकार समझदार होगी तो समझ जाएगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सरकार अब अपने अंतिम समय गिन रही है और जनता इस घड़ी का बहुत इंतजार देश का युवा भी कर रहा है, देश का किसान भी कर रहा है, देश के महिलाएं भी कर रही हैं और देश के अल्पसंख्यक भी कर रहे हैं। और देश के दलित छोटे जो हमारे भाई हैं, जो मेरठ में एसएसपी कांड हुआ इस सरकार के, उसमें वो सरकार उस एसएसपी को भी प्रमोट कर रही है जो कि कैदी में जाके मार रहा है। और सरकार ये भूल जा रही है कि 27 में जब इसकी सरकार पे जनता बुलडोजर चला देगी तो ऐसे ही भाजपा के नेताओं को देश के दरोगा लाकअप में फाटक खोल के लात जूतन थपड़ियाएंगे और तब जनता बताएगी कि एसएसपी मेरठ का कांड और रील देश के सारे पत्रकार और जनता यूट्यूब पे उसको एक तरफ दिखाएगी और जो इनके नेता लतियाए जाएंगे उसको एक तरफ दिखाएगी। वो समय जल्दी आने वाला है। वो समय जल्दी आने वाला है। आपने तो सरकारी उत्पीड़न, पुलिसिया दमन को बड़े करीब से झेला हुआ है, देखा हुआ है। क्या लगता है जो है जैसे हालात जंतर मंतर पर दिख रहे हैं, आक्रोशित युवा सड़क पर उतर आया है, क्या लगता है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात यहाँ हो रहे हैं क्या? सरकार
के हाथों से नियंत्रण निकल रहा है क्या? ये बिल्कुल सच है। अब समय आ गया है, सरकार के हाथ से नियंत्रण निकल रहा है। आज आप बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चे जंतर मंतर पर बैठे, क्या आज तो हिंदुस्तान में बहुत जगह इसका प्रोटेक्ट चल रहा है। आप कहाँ तक रोकेंगे? आपने एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए आज 22-23 दिन 24 दिन हो गया, अभी आपके सर पर जुआ नहीं रेंग रही है। अब नंबर आ गया है प्रधानमंत्री के इस्तीफे का। ये आप नोट कर लीजिए कि अब उनका ही इस्तीफा लेना ही अब जरूरी है, क्योंकि सारे खुराफात की जड़ प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के ही सह पे ये सारा कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री तो कल रात में 12 बजे, वैसे अमूमन 8 बजे आते हैं, लेकिन कल रात में 12 बजे आए हैं और कहे हैं कि चिंता मत करिए, न्याय होगा, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे ये आप इनका 2014 से पहले की सारी बाइट आप उठा के देख लीजिए। ये जनता को सिर्फ एक लॉलीपॉप देते हैं, मैं सत्ता में आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, सिर्फ उसका उल्टा। आज इन्होंने जो भी कार्य किया है सब जनता के सामने दिख रहा है, और आज जो बच्चों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है उसका जवाब इनको भुगतना है। अब ये समय आ गया है, कुछ दिन का और इंतजार करें, क्योंकि ये अब जो बच्चों के दिमाग में बात आ गई है वो निकलने वाली नहीं है। और जब तक ये इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं तो ये समझ लीजिए सत्ता का भी उलटफेर होने जा रहा है। सत्ता का उलटफेर होने जा रहा है, समय आ गया है। बकौल फारूक खान, हमारे बात चर्चा चल रही है जेएनजी आंदोलन को लेके, तो वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन पांडे के एक जूनियर, इन्हें जेएनजी की ही श्रेणी में हम रखेंगे, और एकदम युवा अधिवक्ता हैं, अभी जो है युवा जेएनजी ही हैं। थोड़ा इनके मन को टटोलते हैं। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम सूर्यांश वर्मा है। सूर्यांश वर्मा, एज लगभग 20 से 25 के बीच में? 20 साल। 20 साल। मैंने कहा ना कि जेएनजी भारत में जो चल रहा है जंतर मंतर पे कुछ पता है? आप एक उभरते और नए अधिवक्ता हैं, कुछ जानकारी है जंतर मंतर की? जी हाँ, जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है उस बारे में मुझे काफ़ी कुछ मतलब न्यूज़ से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला। तो फिर मैं बस इसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर जो पहला बार नीट का लीक हुआ था पेपर, अगर सरकार उसके ही खिलाफ उसी समय एक्शन ली होती तो आज इतना सब कुछ बच्चों को नहीं झेलना पड़ता, ना तो फिर सरकार को झेलना पड़ता। अगर पहली ही बार उसको कदम उठा करके सरकार उसको अगर सॉल्व कर दी होती तो आज ये सब नहीं झेलना पड़ता बच्चों को और या फिर इस सरकार को। तो पहली बात तो ये होती है, जैसे सर ने कहा कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पेंडिंग पे चीज़ें चल रही हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा पता नहीं। एज ए युवा जेएनजी, सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं? जी, ऐसे अगर लीक होता रहेगा पेपर तब तो कोई संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट नहीं है। 20 साल के युवा अधिवक्ता की राय हमने जानी। इन्होंने भी बताया कि सरकार जो है चाहती तो शुरू में ही इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती। हम आपके पास दोबारा मुखातिब होंगे, और मैंने बताया भी कि सरकार चाहती तो शुरू में ही इस चीज़ को रख लेती। क्या वजह लगता है कि सरकार ने आखिर में इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उसके पीछे क्या टेक्निकल इशू समझ में आता है? क्यों सरकार ने इस मामले को बड़ा बनाया? ये एक सवाल लूँगा, और दूसरा इसी में जोड़ दूंगा। सर को दिल्ली निकलना है, थोड़ा सा समय इनका कम लूँगा। दूसरा सवाल ये जोड़ दूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लगाई हुई ये आग है। अगर देखा जाए तो शुरुआत जो है इस गंगोत्री की पहली बूंद की गंगा वहीं से निकलती है कि काकरोच लोग हैं, और वहीं से सीजीआई बनती है, वहीं से ये सारी चीज़ों को निकलती है। तो जब आपने ही बीमारी दी है तो क्यों नहीं? कहावत है, मैंने सुना है, आपसे भी सुना है कि सीजीआई को ये पावर होती है कि वो उड़ती हुई जहाज में और चलती हुई ट्रेन में भी अदालत लगा सकते हैं। तो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं इस मामले में? बहुत अच्छे प्रश्न किए। मैं आपकी प्रश्नों के अलावा एक चीज़ और इसमें मैं पहले ऐड कर दूं कि हमारे देश का युवा न केवल ऊंचे सपने देखता है बल्कि उन ऊंचे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी रखता है। ये आपने इनका भी
जिक्र किया, ये बनारस के हैं और ऊंचे सपनों के वजह से ही एक नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके सपने ऊंचे हैं, होना भी चाहिए, और उसी सपने के लिए ये जाके गलगोटिया में पढ़ाई भी कर रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारे नीट वाले युवा भी बहुत ऊंचे सपने देख रहे हैं। इसी प्रकार से इन ऊंचे सपने वालों को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने काकरोच बोला। अगर उन्होंने काकरोच नहीं बोला होता तो आज ये काकरोच जनता पार्टी भी शायद नहीं होती। तो ये तो हमारे चीफ जस्टिस के अदालती कार्रवाई में किए गए कमेंट से जो एक वायरस निकला, उस वायरस इतना तेजी से वायरल हो गया कोरोना वायरस की तरह से कि आज पूरी काकरोच जनता पार्टी सरकार की नाक में दम कर रखी है और देश भर में इनके प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी बात आपने बोली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज तक इसका संज्ञान नहीं लिया। हमने अभी कल ही देखा न्यूज़ चैनलों पे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी बंद किया। कुछ लोगों ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में लंच के समय उस मैटर को मेंशनिंग मैटर किया और चीफ जस्टिस ने बोला कि लंच तक अगर मेट्रो नहीं खुलेगा तो हम अपनी दखल देंगे। ये रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज में से कुछ जज अपनी ड्यूटी इतनी बढ़िया और इतनी ईमानदारी से किए हैं कि उन्होंने ड्यूटी की इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और उनका नाम आज भी देश के लॉ स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई में लिया जाता है। उन्हीं में से एक थे हंसराज खन्ना। वो एक स्ट्रिक्ट जज माने जाते थे और अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब जो पकड़े गए, जिनके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिले, तो उस समय देश के चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, जो कि उसी हंसराज खन्ना के भतीजे थे। तो उन संजीव खन्ना ने सरकार के खिलाफ फैसले देने में अपने चीफ जस्टिस के पद को भी ठुकरा दिया। उनके जूनियर जज को इंदिरा गांधी ने, उस समय ऐसी परिपाटी थी, ऐसा पावर थी कि उनके जूनियर जज को इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बना दिया। उनको नहीं बनाया। उनको मालूम था कि सरकार से हम पंगा ले रहे हैं, अपनी चीफ जस्टिस की पद चली जाएगी, लेकिन बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य को, अपनी ईमानदारी माना। कहा पद मिले ना मिले, हम सरकार के खिलाफ कोई नाजायज फैसला नहीं करेंगे। जो सरकार अगर दोषी मिलेगी तो सरकार के खिलाफ उसी तरह से फैसला होगा जैसे फैसला होना चाहिए। तो इसीलिए आज हंसराज खन्ना आज भी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। कहाँ इंदिरा शासन, कहाँ ये। और ये जो दूसरी चीज आपने बोली, तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज 24 घंटे 365 दिन पूरे देश में, अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर की वादियों तक और उधर नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात के समुद्र किनारे तक कभी भी अदालत लगा सकते हैं। चलते समुद्र में, भारत की तटीय सीमा में, और चलती ट्रेन में, चलती गाड़ी में, और इवन रोड पे। लगाते ही नहीं है, लगाया है और तुरंत आर्डर पास किया है। उसी प्रकार से प्रदेश भर में प्रदेश के हाई कोर्ट के जज 24 घंटे और 365 दिन प्रदेश में कहीं भी अदालत लगा सकते हैं। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज देवरिया और गोरखपुर और सहारनपुर में चल रहे हैं सड़क पे, और सड़क जाम है, टोल पे लंबा जाम लगा है, तो वो उसी समय वहीं अदालत लगा के टोल खुलवा सकते हैं और आवश्यक डायरेक्शन वहां पे मौजूद पुलिस वाले को दे सकते हैं। नहीं हो तो पुलिस को कॉल पे बुला सकते हैं, इमीडिएट एसएसपी तुरंत हाजिर हो टोल प्लाजा पे। ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की पावर है। यदि चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम सरकार से डरते नहीं हैं और सरकार वाली नहीं करेंगे। हमें बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि आज तक हंसराज खन्ना जैसे जज उतने नहीं मिल पाए हैं जितने मिलने चाहिए। एक हंसराज खन्ना, सुनिए मैं आपको बता दूं उदाहरण के साथ, एक हंसराज खन्ना ने दिखा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या होते हैं, और एक टीएन सेशन थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने बता दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद क्या होता है। उसके बाद काफी मुख्य चुनाव आयुक्त आए, लेकिन टीएन सेशन जैसे न तो लोकप्रिय हुए, न तो फेमस हुए, और न तो टीएन सेशन जैसे अपने प्रति कर्तव्यों का सख्ती से अनुपालन किया। टीएन सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, पूरे भारत से चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग ऐसे गायब हो गई थी जैसे ऑल आउट लगाने पे मच्छर भाग जाते हैं। वो रिकॉर्ड निकाल के दीजिए। और उनका ऑल आउट इतना तगड़ा था कि मच्छर झांकने की भी हिम्मत नहीं करते थे। आज वाला ऑल आउट हमको नहीं लगता उतना इफेक्टिव है। आज के चुनाव आयुक्त टीएन सेशन जैसे इफेक्टिव हैं, और आज के सुप्रीम कोर्ट के जज
हंसराज खन्ना जैसे ऑर्डर पास करते हैं। ये हंसराज खन्ना का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आज के सुप्रीम जज का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि हंसराज खन्ना साहब कैसे फैसले करते थे और आज के सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे फैसला करते हैं। दोनों में कोई अंतर है कि नहीं, इन दोनों के फैसलों की आज की स्टडी करनी पड़ेगी, और इस स्टडी की जांच से निष्कर्ष हिंदुस्तान का कोई भी कानूनविद, कानून का छात्र, विधिवेता, विधि व्यवसायी, अधिवक्ता निकाल लेता है। हमने तो निकाला है। एक चीज आखिरी सवाल ये लेंगे कि समस्या का मूल, समस्या का जड़ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आखिर में क्या वजह आपको लगती है, टेक्निकली कहाँ पेंच फंस रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? क्या इस्तीफा लेने को सरकार मान रही है कि वो अपनी बैकफुट पर हो जाएगी, अपने हार के रूप में देख रही है? कैसे, क्यों नहीं? एक इस्तीफा, सारी समस्या खत्म। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, और ये भाजपा सरकार की असलियत और नस को आपने दबाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने वाकई में राई बराबर भी कोई गलत काम नहीं किया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो परीक्षा बिल्कुल ईमानदारी, शिक्षा मंत्री के रूप में अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जैसे मैंने बोला हंसराज खन्ना जज थे, तो वो एकदम ईमानदारी पूर्वक सही परीक्षा कराते, और या अपने आका की बात मानते कि परीक्षा में भी कितनी कमाई हो सकती है। तो उन्होंने अपने आका के बात मान के परीक्षा में धांधली करवाई, धांधली के पीछे कमाई थी, कोई दूसरा उद्देश्य तो था नहीं, और कमाई आएगी तब सांसद विधायक खरीदे जाएंगे। तो जो आदमी अपने बॉस के आधार का पूरा पालन पर आंख मूंद के पट्टी बांध के, धर्मेंद्र प्रधान ने वही किया जो उनको भाजपा आरएसएस वालों ने कहा, तो किस मुंह से उनका इस्तीफा मांगेंगे वो? आपको कोई छोटा बच्चा भी ये समझ में आ जा रहा है, हिंदुस्तान के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में बुजुर्ग भी बैठे हैं। तो इसलिए मोदी सरकार की नाक की हड्डी बन गई है। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं तो दूसरा भी जो प्रधान आएगा वो भी वही करेगा जो उसको भाजपा आरएसएस वाले कहेंगे। भाई चुनाव सर पे है, सांसद विधायक खरीदने हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, 50 करोड़ 20 करोड़। तो धर्मेंद्र प्रधान तो मोदी से आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, सब लोग देख रहा है, और मोदी कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरे बात मानो, तुम ही करो, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उस परीक्षा के धांधली की अब एक्सपीरियंस होल्डर बन गए हैं। दूसरा आदमी आएगा, धर्मेंद्र प्रधान को मालूम है इस परीक्षा में कहाँ कहाँ से लूप होल्स है और कहाँ कहाँ से धांधली कराई जाती है। दूसरा आदमी आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा, और तब भाजपा का काम जो जितना बढ़िया धर्मेंद्र प्रधान कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता। यही हकीकत है, ये जनता को मैं आज पूरी इससे बता रहा हूं, और ये मोदी की मजबूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, नहीं ले सकते, चुनाव सर पे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो काम जितना बढ़िया मोदी के लिए कर देंगे उतना दूसरा शिक्षा मंत्री नहीं करेगा। देश के युवा तो मोदी की नजर में उनकी तो कोई कद्र ही नहीं है, काकरोच से बदतर हैं, ऐसा मोदी को लगता होगा, लेकिन चुनाव में देश का युवा बता देगा कि काकरोच जब किसी को काटता है तो उसकी बीमारी कितनी तेजी से वायरल होती है। काकरोच के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों कि भले ही काकरोच आपको छोटा सा एक कीड़ा मकोड़ा लगता है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में काकरोच ही एक ऐसा कीड़ा है जो परमाणु हमले को भी झेल सकता है और जीवित रह सकता है। बहरहाल हम आते हैं मुद्दे पे, और मोदी की मजबूरी है, धर्मेंद्र प्रधान जरूरी है, क्योंकि नए लोगों को लाना होगा तो नए लूप होल को कैसे फिट किया जाएगा, इस पर जो है बड़ी कवायद करनी होगी। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री के तरफ से अभी किसी तरह के इस्तीफे की कवायद होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। हम यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक विशेष चर्चा लेकर आए, और उम्मीद करते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ की गई साझा ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हम प्रयास करते हैं कि ये आंदोलन ज़्यादा लंबा न चले, और जो भी भारत के युवाओं की मांग है उसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी जो है कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।